गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं प्रोफेसर सुनील बाकलीवाल फार्मा लैब एकेडमी की ओर से आप सभी फार्मेसी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स का स्वागत करता हूँ। आज इस मीटिंग में ये जो हमारा वेबिनार चल रहा है, इस वेबिनार में भारत के कई राज्यों से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, बिहार, पंजाब से पार्टिसिपेंट्स हैं इस वेबिनार में। अभी जो हम एग्जिट एग्ज़ाम के बारे में आज बात करेंगे, तो एग्जिट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करना है, एग्जिट एग्ज़ाम का फॉर्मेट कैसा हो सकता है, एग्जिट एग्ज़ाम की ज़रूरत क्यों है, ठीक है, ये सब बातों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमारे आज के जो एक्सपर्ट है प्रोफेसर प्रवीण जावड़े, जो कि सीनियर लेक्चरर हैं, वो भी अभी यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं। तो प्रवीण सर, प्लीज आप बताइए, आप बात कर सकते हो। Okay. Thank you, sir, for inviting me to share my views on exit examination on this Pharma Life platform. Definitely, this exit examination notification is already declared by NBMS that the examination is going to be conducted by NBMS that is on 5th or 6th of October 2024. So now it's high time to be ready for this examination. There should not be any confusion among students about the examination right now. So it is very clear that examination is going to be conducted on this 5th or 6th of October. So it's now the right time to take serious note of this, and the student has to start the preparation of exit examination. Exit examination, the objective behind framing this examination, that everyone should aware about it, that until and unless you don't get qualified this examination, you are not going to be registered under State Pharmacy Council. And if you are not a registered pharmacist, then you are not eligible at all for any jobs in pharmacy after D-Pharm. So the second day people, I know that अभी तो आपकी एग्जाम खत्म हुई है, MSBT हो या हर एक स्टेट का कोई बोर्ड हो या यूनिवर्सिटी हो, तो आपका एग्जाम तो अभी फाइनल एग्जाम जो होता है वो खत्म हो गया है। अभी एक 4-5 दिन आप रेस्ट ले लो, लेकिन उसके बाद आपको तुरंत ये एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन का प्लान करना है, उस हिसाब से एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 3 ही महीना आपके हाथ में है। उसमें आप हमारा जो एग्जिट एग्जाम का बुक है, यू जस्ट गो थ्रू इट सो दैट यू कैन अंडरस्टूड दैट हाउ मच टाइम यू हैव टू एक्चुअली अलॉट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन. सो my sincere request or instruction, or you can say warning also, to all these second year D-Pharm students, that you should appear for this exit examination and now be ready for its preparation. एग्जिट एग्जाम के बारे में जो भी नोटिफिकेशन पीसीआई के अभी तक आए हैं, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी है, उस हिसाब से एक पेपर उन्होंने रखा है एग्जिट एग्जाम के लिए, और उस पेपर का जो टाइम स्लॉट है वो 3.5 आवर्स का उन्होंने लेटेस्ट जो भी सर्कुलर है उसके रेफरेंस के थ्रू मैं बताता हूँ आपको। तो 3.5 आवर्स उसका टाइम स्लॉट है। MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन है। सब्जेक्ट अभी जो सेकेंड ईयर में है वो हम अभी कंसिडर करेंगे, उसमें कुछ चेंज हुआ तो NBMS का हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा नोटिफिकेशन का। बट आज तक तो हम पूरे सब्जेक्ट्स की तैयारी शुरू होनी चाहिए, करनी चाहिए। अभी सेकेंड ईयर के जो भी सब्जेक्ट्स है, 6 सब्जेक्ट्स आर देयर फॉर सेकेंड ईयर, सो नाउ यू शुड स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ऑफ सेकेंड ईयर एज वेल एज फर्स्ट ईयर ऑल्सो. So these 2 years subjects preparation is very important for the preparation of this exit examination. अगर NBA-AIMS का कुछ शेड्यूल आता है, अपडेट होता है, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, तो उस हिसाब से हम हमारा पढ़ाई का प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी NBMS का जो भी लेटेस्ट शेड्यूल है उसके हिसाब से हम और PCI का जो भी लेटेस्ट सर्कुलर है उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो आप लोग अभी तैयारी करनी ज़रूरी है। एग्जिट तो आपको फेस करना ही है, और एग्जिट का जो भी प्रिपरेशन है उसका कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कैसी करनी है, उसके बारे में तो हमारा गाइडेंस बाकलीवाल सर का और हमारा फार्मा लाइफ थ्रू अभी होने वाला है, उसके बारे में डिटेल्स बाकलीवाल सर आपसे बात करेंगे।
so that you can understood that how much time you have to give and कैसे आपको guidance मिलने वाला है, किस तरीके से पढ़ाई आपको करनी है, वो आपको बाकलीवाल सर आपके उनके सेशन में बताएंगे. So वही मेरा कहना है कि I have been delivered so many presentations or seminars in so many colleges around Maharashtra, and I make people aware about this exit examination. तो आपको ये अवेयरनेस अभी जरूरी है, थोड़ा सा टाइम अभी आपको प्लान एग्जीक्यूट करना ही करना है. तो बस यही मैं कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको समझाने आया था. इसके बाद डॉक्टर बाकलीवाल सर थोड़ा विस्तृत से बात करेंगे और हम क्वेश्चन आंसर के दौरान और विस्तृत से बात और द एक्सप्लेनेशन आई विल गिव यू अगेन, आई विल एलाबोरेट ऑन दिस टॉपिक afterwards during our question answer session. So I request Baklewal sir, you just explain the details about the syllabus, its preparation, Pharmalife Academy कैसे तैयारी करने वाली है, तो वो उसके बारे में थोड़ा बाकलीवाल सर अच्छी तरह से आपसे डिस्कस करेंगे. थैंक यू सर. थैंक यू जावड़े सर, थैंक यू वेरी मच. सो यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक्स बातें डिस्कस करने वाले हैं. सो मैं यहाँ स्क्रीन शेयर करता हूँ. सो देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि क्या आप चाहते हो एग्जिट एग्ज़ाम हो या ना हो. शुड देयर बी एग्जिट एग्ज़ाम और नॉट? व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है आपको, एग्जिट एग्ज़ाम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बता सकते हो? यस, कोई आंसर? यस सर, होनी चाहिए. होनी चाहिए. वेरी गुड. सो क्या आपको पता है एग्जिट एग्ज़ाम के फ़ायदे क्या होने वाले आपको? डू यू नो बेनिफिट्स ऑफ एग्जिट एग्ज़ाम? सो एग्जिट एग्ज़ाम जो है, इट इज़ नॉट ओनली फॉर योर रजिस्ट्रेशन. जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि डिप्लोमा होने के बाद में एग्जिट एग्ज़ाम देने के बाद में उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाएंगे और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होकर के वो फार्मेसी में अपना करियर कर पाएंगे. बट एग्जिट एग्ज़ाम का जो बेनिफिट है वो सिर्फ इतना ही नहीं है. एग्जिट एग्ज़ाम के कई सारे बेनिफिट्स हैं. सबसे पहला बेनिफिट तो आपको ये है कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो एग्जिट एग्ज़ाम के थ्रू जब आप एग्जिट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो उसी में आपके जो गवर्नमेंट के जॉब्स आते हैं, जैसे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्ज़ाम है, एसएसबी का एग्ज़ाम है, आर्मी का एग्ज़ाम है, एम्स का एग्ज़ाम है, डीएचएस का एग्ज़ाम है, डीएमईआर का है. तो गवर्नमेंट के जो जॉब्स होते हैं, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट जो होता है, तो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट के लिए जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है वो सेम ऐसा ही होता है जैसे कि हमारा एग्जिट एग्ज़ाम होता है. सिर्फ एक डिफरेंस ये होता है कि वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो भी एग्ज़ाम्स होती है उसमें फार्मेसी एक टेक्निकल सब्जेक्ट होता है और एक नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट भी उसमें होता है. तो जो भी लोग एग्जिट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सीरियसली करेंगे उन लोगों के लिए, यदि गवर्नमेंट जॉब्स उन्हें करना है तो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन के लिए उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी. तो अभी हमने ये ऑब्ज़र्व किया है, जैसे कि हम लोग एग्जिट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी कोचिंग क्लासेस हम चलाते हैं, जैसे कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरआरबी, एम्स या आपका डीएमईआर के एग्ज़ाम, डीएचएस के एग्ज़ाम्स. तो इसके लिए भी जब हम क्लासेस चलाते हैं और जब स्टूडेंट्स से हम प्रिपरेशन करवाते हैं तो उसका प्रिपरेशन भी सेम ऐसा वैसा ही है जैसा कि आपका एग्जिट एग्ज़ाम का है. तो एग्जिट एग्ज़ाम का फॉर्मेट जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्ज़ाम होती है सेम वैसा ही होता है. तो इसीलिए जब आप एग्जिट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करोगे तो आपके गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगी. दूसरी बात कि एग्जिट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद में आप सर्टिफाइड हो जाते हो कि आपके पास में एक बेसिक लेवल का नॉलेज है, जिससे कि आपके जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो काफ़ी बढ़ जाती है. काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ में आपने देखा होगा जो भी कंपनीज़ है, तो कंपनीज़ में मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की यदि आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, जैसे टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग है, कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग में, क्रीम्स है, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म का मैन्युफैक्चरिंग है, तो वहाँ पे कंपनीज़ क्या करती है, तो कंपनीज़ ये बीएससी कैंडिडेट्स को प्रेफर करती है, बी फार्म कैंडिडेट्स को लेती है, बट डी फार्म कैंडिडेट्स को प्रेफर नहीं करती है. 100 में से कोई एक आध कंपनी होगी जो कि डी फार्म कैंडिडेट्स के लिए जॉब प्रोवाइड करती है मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रीज़ में. जब हम लोगों ने कंपनीज़ के एचआर से इस बारे में बात की कि वो लोग आपको मतलब डिप्लोमा स्टूडेंट्स को क्यों प्रेफर नहीं करते हैं, तो उनका ये कहना होता है कि डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका बेसिक नॉलेज नहीं होता है उनके पास में. उन्हें बेसिक क्वालिटी कंट्रोल या बेसिक टैबलेट का या फिर जो
एडिटिव्स या एक्सिपिएंट्स होते हैं या बेसिक फार्मेकोलॉजिकल टर्म्स होते हैं, उसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती है। या फिर जो मेडिकल कोडिंग की अभी जॉब्स है, तो मेडिकल कोडिंग में भी बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है। या फिर आपका फार्मेकोविजिलेंस में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो वहाँ पे भी यदि आपको फार्मेकोविजिलेंस या मेडिकल कोडिंग में भी जॉब करना है, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करना है डिप्लोमा के बाद में, तो वहाँ पे भी आपके लिए अभी रेस्ट्रिक्शंस है। रेस्ट्रिक्शंस इस तरह से क्योंकि कोई भी कंपनी डिप्लोमा के नॉलेज पे, जो भी डिप्लोमा होल्डर है उसके नॉलेज पे कंपनी विश्वास नहीं करती है। इट्स अ फैक्ट, ये फैक्ट है। यदि आपके एग्जिट एग्ज़ाम हो जाएगी और यदि आप एग्जिट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो तो कंपनीज को भी आप पे भरोसा करना पड़ेगा। आप एग्जिट एग्ज़ाम देकर के यदि बाहर आते हो, इसका मतलब आपके पास में एक बेसिक नॉलेज है, फार्मेसी का मिनिमम नॉलेज आपने गेन किया है, तो कंपनीज भी आप पे भरोसा करेगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो जाएगी। देन आप में से कुछ लोग ऐसा प्लान कर रहे होंगे कि हम लोग डिग्री करेंगे, डिप्लोमा के बाद में डिग्री कर लेंगे। यदि आप डिग्री करते हो तो आपको एग्जिट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। एग्जिट एग्ज़ाम की ज़रूरत उसे है जिसे कि रजिस्ट्रेशन करना है। यदि आप डिप्लोमा के बाद में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहते हो और आपने ये प्लान किया होगा कि आपको डिग्री के बाद में रजिस्ट्रेशन करना है, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकता है। पीसीआई का ये प्लान चल रहा है कि यदि डिप्लोमा के बेस पे एग्जिट एग्ज़ाम सक्सेसफुली रन हो जाती है तो फिर डिग्री में भी एग्जिट एग्ज़ाम आ जाएगा। मतलब जो स्टूडेंट्स अभी डिग्री में एडमिशन लेंगे तो जब तक वो डिग्री फाइनल ईयर करके बाहर निकलेंगे तब तक हो सकता है कि डिग्री में भी एग्जिट एग्ज़ाम आ जाए। बीफार्म के बाद भी आपको एग्जिट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत पड़ जाए। तो इसीलिए बेटर यही है कि आप अभी डिप्लोमा के बेस पे एग्जिट एग्ज़ाम दे करके आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। यदि एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आप बीफार्म कीजिए या एमफार्म कीजिए, दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। डिप्लोमा के बेस पे एग्जिट एग्ज़ाम आसान है एज़ कम्पेयर टू डिग्री के बेस पे। डिग्री में काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स डिग्री के बाद में जीपैट एग्ज़ाम देना चाहते हैं या जिन्होंने प्लान किया है कि हम डिग्री करेंगे उसके बाद में पीजी मास्टर डिग्री करेंगे, एमफार्म करेंगे, तो उसके लिए जीपैट एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। तो जीपैट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी एग्जिट एग्ज़ाम से जुड़ी हुई है। जो स्टूडेंट्स एग्जिट एग्ज़ाम्स की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लेंगे उन्हें आगे जाके यदि जीपैट के एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए उनके लिए जीपैट एग्ज़ाम भी काफ़ी आसान हो जाएगा। यदि आपका नॉलेज इम्प्रूव होता है, आप एग्जिट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपकी रिलायबिलिटी बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ओवरऑल आपकी इनकम भी बढ़ जाती है। तो जो एग्जिट एग्ज़ाम है वो एग्जिट एग्ज़ाम सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए है, ऐसा सोचना गलत होगा। एग्जिट एग्ज़ाम की वजह से आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएगी, आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स की भी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएगी। आगे आपको जो जीपैट के एग्ज़ाम देना है या ड्रग इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए भी आपको आसानी हो जाएगी और ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपका लिए सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी बढ़ेगा। देन अभी जैसे कि जावड़े सर ने आपको यहाँ पे बताया कि जो एग्जिट एग्ज़ाम है वो NBEMS कंडक्ट करेगा, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, अभी जो NBMS है ये NBMSc PG नीट कंडक्ट करता है। PG नीट ये NBMSc जीपैट के एग्ज़ाम भी कंडक्ट करता है। तो ये NBMSc आपके एग्जिट एग्ज़ाम भी कंडक्ट करेगा और यहाँ पे जो डेट दी गई है दैट इज़ 5 और 6 अक्टूबर। ये जो नोटिफिकेशन है NBMS एग्जामिनेशन का, ये नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे। जो भी लोग मोबाइल से कनेक्ट हुए हैं, यदि वो अपनी स्क्रीन को जूम करके देखोगे तो उन्हें यहाँ पे डेट क्लियर दिखाई देगी। मे भी मोबाइल पे आपको स्क्रीन क्लियर दिखाई नहीं दे रही होगी, तो यदि जूम कर लोगे तो आपको ठीक से स्क्रीन दिखाई देगी। तो यहाँ पे एग्जिट एग्ज़ाम के लिए जो डेट है दैट इज़ 5 और 6 अक्टूबर। मतलब अभी आपके पास में नियर अबाउट 3 to 4 मंथ्स का समय है। जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 4 मंथ्स का आपके पास में समय है। यदि आपने अभी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन किया है, आपके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हो चुकी है, उसके लिए आपने स्टडी किया है एंड इसके बाद में आपको 4 मंथ्स के बाद में ये एग्जिट एग्ज़ाम देनी है। यदि आप
ये सोचते होंगे कि हमने अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में स्टडी कर लिया है और हम एग्जिट एग्ज़ाम के समय, मतलब अक्टूबर में एग्ज़ाम है, तो हम लोग सितंबर में इसका प्रिपरेशन शुरू करेंगे, सितंबर में पढ़ लेंगे। तब आपका काफ़ी गैप हो जाएगा, और यदि आपके स्टडी में गैप हो जाता है तो आपने जो कुछ भी लर्न किया होगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में वो आप भूल सकते हो। तो यहाँ पे ये ज़रूरी है कि आपको कंटिन्यूसली रिवीजन करते रहना है और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते रहना है। आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने फर्स्ट ईयर में ज़्यादा कुछ स्टडी नहीं किया होगा। फर्स्ट ईयर में आपका फर्स्ट टाइम होता है फार्मेसी का, आप नए नए होते हो, तो आप सिर्फ ये कोशिश करते हो कि आप पास हो जाए। एंड सेकंड ईयर में आपकी ये कोशिश होती है कि काफ़ी लोगों को डिग्री करना होता है, इसलिए वो काफ़ी अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं, और कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी प्रिपरेशन करते हैं। तो जिन लोगों ने फर्स्ट ईयर में ठीक से स्टडी नहीं किया होगा तो उन्हें अभी दोबारा फर्स्ट ईयर का स्टडी करना जरूरी है। तो आपके पास में जो भी आपके नोट्स होगी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, उसमें से आपको रिवीजन करते रहना जरूरी है। अब ये जो एग्ज़ाम होगी इसका फॉर्मेट क्या हो सकता है, फॉर्मेट ऑफ एग्ज़ाम का फॉर्मेट कैसे होगा। तो लास्ट ईयर जब पिछला जो नोटिफिकेशन आया था पीसीआई का, तो उस नोटिफिकेशन के हिसाब से 8 सब्जेक्ट में फार्मास्यूटिक्स, फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट्स लास्ट टाइम पीसीआई ने मेंशन किए थे एग्जिट एग्ज़ाम के लिए। अभी इस बार एग्जिट एग्ज़ाम के लिए ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी तक के पीसीआई की तरफ से आया नहीं है। एक्सपेक्टेड है कि वो ये 15 डेज में आ जाएगा। बट लास्ट टाइम 8 सब्जेक्ट्स उन्होंने दिए थे, बट इस बार ऑल 11 सब्जेक्ट्स जो है फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट्स एंड सेकंड ईयर के सभी सब्जेक्ट्स एग्जिट एग्ज़ाम के लिए रह सकते हैं। बिकॉज ये सभी सब्जेक्ट्स आपको प्रैक्टिस करने के लिए, जब आप करियर करोगे या प्रैक्टिस करोगे फार्मेसी में, तो ये सभी सब्जेक्ट्स का उसमें इंपॉर्टेंस आता है। कोई भी सब्जेक्ट आप छोड़ नहीं सकते हो। इसीलिए एक्सपेक्टेड है कि अभी जो पीसीआई का नोटिफिकेशन आएगा उसमें एग्जिट एग्ज़ाम के लिए ऑल सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे। अभी इसमें जो आपका पेपर का समय है, तो लास्ट टाइम इट वाज 3.5 आवर। तो आपका जो एग्जिट एग्ज़ाम का पेपर दिया गया था, जो नोटिफिकेशन में समय था, वो था 3.5 आवर्स का समय। एंड यहाँ पे जो पासिंग है दैट इज़ 50% का आपका पासिंग है। तो अभी जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो नियर अबाउट सेम ही रहेगा, एक्सपेक्टेड है। एंड जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वो फर्स्ट ईयर के एंड सेकंड ईयर के ऑल सब्जेक्ट्स उसमें हो सकते हैं। सो आपको प्रॉपर रिवीजन करनी होगी। अब जो क्वेश्चंस का पैटर्न रहेगा, जो फॉर्मेट रहता है क्वेश्चंस का, जो ये कहिए कि जो डिफ़िकल्टी लेवल होती है, क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी लेवल, मतलब एग्जिट एग्ज़ाम में कितने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यदि आप ड्रग इंस्पेक्टर की बात करते हो या जीपैट की बात करते हो या फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स की बात करते हो, तो वहाँ पे जो ड्रग का मतलब जो क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो काफ़ी हाई होता है। सिलेबस सेम रहेगा, चाहे आपको एग्जिट एग्ज़ाम देना हो, फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है, जीपैट है या ड्रग इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम है। कोई भी एग्ज़ाम यदि आप फार्मेसी में देते हो तो सिलेबस तो वही है। आपको टैबलेट डिप्लोमा में भी पढ़ना है, टैबलेट आपको डिग्री में भी पढ़ना है। टैबलेट पे क्वेश्चंस एग्जिट एग्ज़ाम में भी आएंगे और टैबलेट पे ड्रग इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आते हैं और जीपैट में भी क्वेश्चन आते हैं। बट फ़र्क क्या होता है, तो वो डिफरेंस होता है डिफ़िकल्टी लेवल का। एग्जिट एग्ज़ाम का जो पर्पज़ है वो है आपका बेसिक नॉलेज चेक करना। एग्जिट एग्ज़ाम का ये पर्पज़ नहीं है कि आपका नॉलेज कितना, मतलब आप कितने मेरिट लेवल का आपका नॉलेज है, मेरिट लेवल जज करना या आपका सुपर नॉलेज आपका चेक करना, मतलब आप कितना ज़्यादा नॉलेज आपके पास में, वो आप इसका पर्पज़ नहीं है। एग्जिट एग्ज़ाम का पर्पज़ है बेसिक नॉलेज, जो सबसे बेस होता है फार्मेसी का बेस, वो बेस चेक करना, ये एग्जिट एग्ज़ाम का पर्पज़ है। तो एग्जिट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो सब क्वेश्चंस मतलब नियर अबाउट बेसिक लेवल के ही क्वेश्चंस रहने वाले हैं। उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी या कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। यदि आप जीपैट या ड्रग इंस्पेक्टर की बात करते हो तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो
कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं होते हैं। बट यहाँ पे एग्जिट एग्जाम का पर्पस या आपका बेसिक नॉलेज चेक करना है, इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो सीधे सीधे बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे कि आपको अंदाज आएगा कि यहाँ क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, सो एस्पिरिन कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, सो ऑप्शन 1, ऑप्शन ए फीवर, ऑप्शन बी पेन, ऑप्शन सी इन्फ्लामेशन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको, व्हाट कैन बी द आंसर? यस, All of this, sir. यस, ऑल ऑफ दिस। ओके, सो एस्पिरिन जो है, सभी को पता है कि एस्पिरिन NSAID कैटेगरी का ड्रग है। ओके, NSAID नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। सो NSAID कैटेगरी के ड्रग्स ये एनाल्जेसिक होते हैं, एंटीपायरेटिक होते हैं और एंटी इंफ्लेमेटरी भी होते हैं। बट NSAID कैटेगरी में एस्पिरिन ये यूनिक ड्रग है, एकमेव ड्रग है जो कि एंटीप्लेटलेट इफेक्ट भी देता है। NSAID कैटेगरी में एस्पिरिन के अलावा और कोई भी दूसरा ड्रग आपको एंटीप्लेटलेट इफेक्ट नहीं देगा। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन, द वर्ड फार्माकॉन मीन्स, ऑप्शन ए फार्मेसी, ऑप्शन बी ड्रग, ऑप्शन सी हर्ब्स एंड ऑप्शन डी एडिटिव्स। बी करेक्ट, Drug, sir. यस, फार्माकॉन दैट मीन्स ड्रग। सो फार्माकोग्नोसी के डेफिनेशन में आपने ये वर्ड सुना होगा, फार्माकॉन एग्नोसिस। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रूल्स अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट वेयर पास्ड इन, ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 45. 45, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। यस, आप में से कुछ आंसर्स ए दे रहे हैं। यस, ऑप्शन ए 1940. 1940। ओके, तो आप में से कुछ लोगों का कहना है 1940 एंड कुछ लोग कहते हैं 1945। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब आप कोई भी MCQ पढ़ते हो तो उसे ठीक से पढ़िए, उस MCQ को समझ के लीजिए। कई बार होता ही है कि MCQ आपको काफ़ी आसान नज़र आता है, बट उसमें कोई ट्रिक होती है, कुछ ना कुछ अलग बात हो सकती है। ठीक है, तो MCQ को ठीक से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है रूल्स के बारे में, द रूल्स अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। यहाँ पे आपको ये नहीं कहा गया है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब पास हुआ। ओके, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है वो 1940 में पास हुआ था, बट उसके जो रूल्स है वो रूल्स 1945 में आए थे। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल्स को लेकर के है, न कि एक्ट को लेकर के। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1945। सो द रूल्स अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट वेयर पास्ड इन 1945। ओके, so then next question, in a prescription the symbol RX is a part of Superscription. superscription Option A. Superscription. superscription Option number 2. यस। सो आप जिस तरह से आंसर दे रहे हो, सो यू आर मतलब काफ़ी इंटरेस्ट आपको इसमें है, आप आंसर दे सकते हो। और आप जो भी ऐसे चारों भी आंसर जिसने करेक्ट दिए हैं उसके चांसेस है कि वो एग्जिट एग्जाम पास कर ले। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जिट एग्जाम में हो सकते हैं। यदि आप इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो, मतलब आप एग्जिट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। बट ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत इस बात की है कि एग्जिट एग्ज़ाम होने में अभी 4 महीने का समय है, और 4 महीने में आप लोगों ने ये सब बातें याद रखनी चाहिए, आपने कंटिन्यूसली रिवीजन करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मेट ऑफ एग्ज़ाम कैसे रहेगा, क्वेश्चन का पैटर्न कैसे रहेगा, ये हम लोगों ने यहाँ पे एक डिस्कस किया है। नाउ आप में से जिन लोगों ने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अच्छी तरीके से स्टडी की है वो तो रिवीजन करके एग्जिट एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, बट काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में सीरियसली स्टडी नहीं किया होगा, एंड अभी उन्हें सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। और सेल्फ स्टडी यदि करना है तो उन्हें किसी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, किसी के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे एग्जिट एग्ज़ाम कम से कम समय देते हुए, दिन में हाफ एन आवर 1 आवर का समय देते हुए आप एग्जिट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। स्ट्रैटेजी मतलब जिन लोगों को एग्जिट एग्ज़ाम पास करना है
जिन लोगों को गवर्नमेंट फार्मासिस्ट होना है, गवर्नमेंट में जॉब चाहिए, फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना है, तो उन लोगों के लिए स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए, उन लोगों ने किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि हमारे पास में जितने भी रिसोर्सेस है, उन रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके हमारा जो गोल है वो गोल अचीव करना, दैट इज स्ट्रैटेजी। तो जो हमारा गोल होता है, उस गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस है उनका इस्तेमाल करते हुए हम जो भी प्लान बनाते हैं और जो भी प्रिपरेशन करते हैं, दैट इज द स्ट्रैटेजी। तो एग्जिट एग्जाम को लेकर के आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी में तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जो कि आपको ध्यान रखने हैं, कुछ स्टेप्स हम लोगों ने यहाँ पे डिज़ाइन की है। तो जैसे पहला स्टेप है, यू शुड नो योर सिलेबस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। तो आप लोगों में से कितने लोगों को फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स याद है, बता सकते हो? फर्स्ट ईयर के कौन कौन से सब्जेक्ट थे, जरा याद कीजिए। सर फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मेसी, सोशल ओके, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पे चैट बॉक्स में आप सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है, आप लिख सकते हो, मैसेज कर सकते हो। चैट बॉक्स में आप करके बताइए कि कितने आपको सब्जेक्ट के नाम याद है फर्स्ट ईयर के, कितने लोगों को सब्जेक्ट के नाम याद है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मतलब ऐसा होता है कि जब हम फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देते हैं तो हम भूल जाते हैं, मतलब हम छोड़ देते हैं उसको कि अब इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में जैसे आपका फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, सोशल फार्मेसी है, देन HAP है, हेल्थ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ओके। सो ये आपके फार्माकोग्नोसी है, ये आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं। तो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स में कौन से सब्जेक्ट में क्या सिलेबस है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपसे पूछूं कि आपने लैक्सेटिव ड्रग कहाँ पे पढ़ा, कौन से सब्जेक्ट में पढ़ा, तो क्या आप बता सकते हो? फार्माकोग्नोसी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो फार्माकोग्नोसी में आपने लैक्सेटिव ड्रग पढ़ा। तो आपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ा? GI ट्रैक्ट रिलेटेड कोई ड्रग आपने पढ़ा है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में? याद है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कुछ याद है? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे, यस, एंटासिड, वेरी गुड, करेक्ट, एंटासिड आपने पढ़ा है, ठीक है। सो या फिर अक्लोरहाइड्रिया, मतलब एसिडिफाइंग एजेंट भी आपने उसमें पढ़ा है, यस, ओके। सो अभी जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम, आप में से कितने लोगों ने हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम को डिटेल में पढ़ा है? कितने लोगों को पायरोल का स्ट्रक्चर आज भी याद है, पायरिडीन का स्ट्रक्चर याद है, पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर याद है, क्यूनोलिन का स्ट्रक्चर याद है? अगर आपको आज भी ये वो स्ट्रक्चर्स याद है तो आप लोगों में जो भी गवर्नमेंट की एग्जाम्स होती है, फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम, वो एग्जाम क्वालिफाई करने की एबिलिटी, कैपेसिटी आप में है। अभी नेक्स्ट मतलब अभी जुलाई अगस्त में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की एग्जाम आने वाली है, रेलवे फार्मासिस्ट की। उसके साथ में ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI की फार्मासिस्ट की पोस्ट आने वाली है, एंड एयरफोर्स की पोस्ट आने वाली है, फार्मासिस्ट इन एयरफोर्स, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स। तो जिन लोगों को हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री याद है, जिन लोगों को पायरोल, पायरिमिडीन याद है, वो लोग ये जो भी गवर्नमेंट के एग्जाम्स है ये भी क्वालिफाई करने की एबिलिटी रखते हैं, उनकी क्षमता है, उन लोगों ने वो एग्जाम्स भी ट्राई करनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहली स्टेप ये है कि आपको आपका जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर का, वो सिलेबस आपको पता होना चाहिए। सेकंड थिंग, अभी आपका सेकंड ईयर का एग्ज़ाम हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कॉलेज से नाता टूट गया है, आपका अब कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स हैं, तो महाराष्ट्र में एग्जिट मतलब सेकंड ईयर मतलब एग्ज़ाम हो चुकी है, तो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स मतलब बाकी जो स्टेट्स है, आई थिंक गुजरात या फिर राजस्थान में अभी एग्ज़ाम हुई नहीं है। तो जहाँ पे एग्ज़ाम्स हो चुकी है, तो वहाँ के स्टूडेंट्स ने ये नहीं समझना चाहिए कि अब उनका कॉलेज से या टीचर्स के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। अभी भी उन्हें टीचर्स की ज़रूरत है। जब तक आपके एग्जिट एग्ज़ाम नहीं हो जाती है, तब तक आप लोगों को आपके कॉलेज की जो टीचर्स है उनके साथ में कांटेक्ट में रहना है और उनसे गाइडेंस लेते रहना है। देन नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो भी चैप्टर्स है, जो भी टॉपिक्स है, जो भी सब्जेक्ट्स है, सभी सब्जेक्ट्स में जो भी डेफिनेशंस एंड क्लासिफिकेशंस आए हैं,
यदि आप वो डेफिनेशंस एंड क्लासिफिकेशंस को अच्छी तरह से लर्न कर लेते हो, समझ लेते हो, तो आपके लिए एग्जिट एग्ज़ाम बहुत आसान हो जाएगी। एंड नॉट ओनली एग्जिट एग्ज़ाम, तो जो भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स है, फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स या ड्रग इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम है या जीपैट है, वो सभी एग्ज़ाम्स आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। कोई भी एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस एग्ज़ाम कोई भी हो फार्मेसी में, यदि वो एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है तो आपको डेफिनेशंस एंड क्लासिफिकेशंस को अच्छी तरह से समझना होगा, याद करना होगा। देन नेक्स्ट, अंडरस्टैंड कंसेप्ट थॉरोली। अगर एमसीक्यू सॉल्व करना है तो आपको कंसेप्ट्स को समझना बेहद ज़रूरी है। एमसीक्यू को आप रट्टा नहीं मार सकते हो, आप एमसीक्यू को याद नहीं कर सकते हो, आप एमसीक्यू को लर्न नहीं कर सकते हो। एमसीक्यू यदि सॉल्व करना है तो कंसेप्ट को समझना होगा और क्वेश्चन को भी समझना होगा। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। और कई बार प्रॉब्लम ऐसा आता है, पर्टिकुलरली हमारे कोचिंग में जो स्टूडेंट्स आते हैं, तो कई बार ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनका इंग्लिश बहुत ही वीक होता है, बहुत पुअर होता है। उन्हें यदि हिंदी मराठी में यदि हम कंसेप्ट समझाते हैं और हिंदी मराठी में उनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आंसर दे देते हैं, बट सेम क्वेश्चन और सेम कंसेप्ट यदि हम लोग इंग्लिश में डिस्कस करने के लिए बोलते हैं या इंग्लिश में क्वेश्चन पूछते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाता है। इंग्लिश उन्हें समझ में नहीं आती है, इंग्लिश में वो आंसर नहीं दे पाते हैं और इसलिए उनको मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जिनका भी इंग्लिश वीक है, इंग्लिश पुअर है, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो उन्हें इंग्लिश पे भी ध्यान देना जरूरी है। कई बार इंग्लिश की वजह से ही मार्क्स नहीं मिल पाते हैं, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, इसलिए आंसर भी नहीं दे पाते हैं। अगर वही क्वेश्चंस हिंदी या मराठी में हो, लोकल लैंग्वेज में हो, तो आप आसानी से उसका आंसर दे दोगे। बट यहाँ पे इंग्लिश इज़ अ बैरियर, इंग्लिश एक बैरियर हो सकता है, तो आपको इंग्लिश पर भी ध्यान देना जरूरी है। आपको कंसेप्ट को ठीक से समझ लेना जरूरी है। देन जो भी कंसेप्ट आपने पढ़ी है उस कंसेप्ट को आपस में डिस्कस करते रहना जरूरी है। और डिस्कशन के लिए आपका जो भी ग्रुप होगा, आपका जो भी फ्रेंड सर्कल होगा, कॉलेज का ग्रुप होगा, तो आप अपना ग्रुप बनाइए, अपने फ्रेंड सर्कल में ग्रुप बनाइए, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाइए या सोशल मीडिया पे ग्रुप बनाइए और आपस में वो जो भी कंसेप्ट आपने पढ़ी है उसको डिस्कस करते रहिए, ताकि आपका रिवीजन होता रहेगा और एग्जिट एग्जाम होने तक आप उसे भूलोगे नहीं, आपको वो याद रहेगा। देन आपके जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हम लोग अंत में कवर करेंगे। एक क्वेश्चन आंसर का सेशन भी रहेगा, तो उस क्वेश्चन आंसर के सेशन में आपके सभी क्वेश्चंस हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे तो जो भी कंसेप्ट्स हैं वो आपको आपस में डिस्कस करते रहना है। देन प्रिपेयर योर ओन नोट्स एंड एमसीक्यूज। तो जिन लोगों ने सीरियसली स्टडी किया होगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में और जिन लोगों को आगे गवर्नमेंट जॉब्स भी चाहिए, तो उन लोगों ने अपने ही नोट्स बनानी चाहिए और अपने खुद के ही एमसीक्यू बनाने चाहिए। यदि मेरा जो आज आप बुक देखते हो, मतलब जो हमारा डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम का बुक है, उसमें मोर देन 5000 क्वेश्चंस है। हमारा जो फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम का बुक है उसमें नियर अबाउट 6000 क्वेश्चंस है। एंड अभी इस महीने में हमारा ड्रग इंस्पेक्टर का बुक आ रहा है, ड्रग इंस्पेक्टर, और ड्रग इंस्पेक्टर के बुक में नियर अबाउट हमने 10,000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज कवर किए हैं। तो इतने एमसीक्यूज हमने कैसे कवर किए हैं? तो एक्चुअली मेरा खुद का मैंने डिप्लोमा किया है, फिर डिग्री किया है, फिर पीजी किया है, ओके। तो डिप्लोमा, डिग्री, एमकॉम मैंने किया है। तो डिप्लोमा के समय मैंने खुद की नोट्स बनाई थी, डिग्री में भी मैंने खुद की नोट्स बनाई थी। जीपैट मैंने क्वालिफाई किया है, जीपैट मैंने विथ 95.35% क्लियर किया है। तो जीपैट के लिए भी मैंने खुद की नोट्स बनाई थी। तो उस समय डिप्लोमा में, डिग्री में मैंने जो भी नोट्स बनाई थी, उस समय जो भी मैंने एमसीक्यूज बनाए थे, उसी एमसीक्यूज का मुझे आज बेनिफिट मिल रहा है। उसी एमसीक्यू के बेस पे हम लोगों ने ये सब बुक्स बनाई हैं। तो आप भी, जिनको भी स्टडी में इंटरेस्ट है, जिनको भी आगे गवर्नमेंट जॉब चाहिए या ड्रग इंस्पेक्टर बनने का सपना देख रहे हो या फिर कमिश्नर बनने का सपना देखते हो या आप और हायर पोस्ट पे जाने का, गवर्नमेंट में जाने का सपना देखते हो, तो आपको अपनी नोट्स बनानी चाहिए, अपने खुद के एमसीक्यूज खुद ही बनाने चाहिए। देन यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए, एमसीक्यू बनाने में आपको गाइडेंस चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए, किसी की हेल्प चाहिए। तो इसके लिए मार्केट में कई सारी बुक्स अवेलेबल है।
और आप वो बुक्स को यूज़ कर सकते हो, उन बुक्स का सपोर्ट आप ले सकते हो। इसके अलावा आपको आपके जो नोट्स है, आपके फर्स्ट ईयर के नोट्स, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर की एंड डिप्लोमा सेकेंड ईयर की जो भी नोट्स आपके पास में होगी, जो भी बुक्स आपके पास में होंगे, वो बुक्स वो नोट्स आपको स्टडी करना है। एंड कई सारे बुक्स में जो टेक्स्ट बुक्स आपने यूज़ किए होंगे, जैसे कि फार्माकोथेरेपेटिक्स का बुक है, फार्माकोलॉजी का बुक है, तो वो बुक्स में जो भी एमसीक्यूज दिए गए हैं वो एमसीक्यूज भी आप सॉल्व कर सकते हो, उसका प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका फार्माकोथेरेपेटिक्स का बुक आपने देखा होगा, तो फार्माकोथेरेपेटिक्स का निराली प्रकाशन का एक बुक है जिसका कि ऑथर मैं हूँ, मतलब मैं सुनील बाकलीवाल, डॉक्टर अनूप कासलीवाल एंड डॉक्टर पोल शेट्टीवार, ये उस बुक के ऑथर है। मे भी आपने वो बुक देखा होगा फार्माकोथेरेपेटिक्स का। तो उस बुक में मोर देन 550 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, तो उस बुक से भी आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो। अब यहाँ पे जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल, मतलब एग्जिट एग्जाम के लिए, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन बुक, तो गूगल पे आपको कई सारे बुक्स की लिस्ट मिल जाएगी। तो आप इसमें से आपको जो भी बुक पसंद आता है वो बुक आप अपने सपोर्ट के लिए, स्टडी के लिए आप रेफर कर सकते हो। यहाँ पे जो हमारा बुक है, मतलब प्रोफेसर प्रवीण जावड़े एंड मैंने जो बुक मार्केट में लाया है आप लोगों की सपोर्ट करने के लिए, आप लोगों के गाइडेंस के लिए, तो वो बुक है दैट इज द डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन। इस बुक को निराली पब्लिकेशन ने पब्लिश किया है। ये बुक जो है आपका जो ईआर 2020 का सिलेबस है, जिसमें कि ऑल 11 सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं। इसमें मोर देन 5000 एमसीक्यूज हैं। इसमें हर सब्जेक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, वो की पॉइंट्स, की कंसेप्ट को कवर किया है आसान शब्दों में। देन इस बुक में आपके जो सब्जेक्ट्स है दैट इज फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोथेरेपेटिक्स, फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स, फार्माकोग्नोसी, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल फार्मेसी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, सोशल फार्मेसी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स इस बुक में कवर की गई है। इसमें आपको की पॉइंट्स मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे एंड उनके आंसर कीज भी आपको मिल जाएगी। देन जो लोग बुक में से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बुक्स अवेलेबल है। एंड आप में से जो लोग भी ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं टेस्ट के थ्रू, ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, तो यहाँ पे वेबसाइट है pharmalifeacademy.com। तो pharmalifeacademy.com पे आपको कई सारे टेस्ट पैकेजेस मिल जाएंगे, जैसे फार्मास्यूटिक्स का टेस्ट पैकेज है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का टेस्ट पैकेज है। तो टेस्ट पैकेजेस से आप प्रैक्टिस कर सकते हो एमसीक्यू की। ये जो टेस्ट पैकेजेस है दे आर डिजाइन बाय द एक्सपर्ट, जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, जो सब्जेक्ट जिन्होंने सब्जेक्ट्स को पढ़ाया है, काफ़ी सालों से जो सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे हैं और जिनके मास्टरी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उन लोगों ने ये टेस्ट पैकेज डिज़ाइन किए हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो भी आपको टेस्ट पैकेज मिल रहे हैं ये एडवर्टाइजमेंट फ्री एनवायरनमेंट है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल है जहाँ पे आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, या प्रैक्टिस एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएगी, बट वहाँ पे आपको गूगल की एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगी। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट बीच बीच में आते रहती है, तो एडवर्टाइजमेंट की वजह से कई बार स्टूडेंट्स का जो फोकस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा। यहाँ पे आप जब टेस्ट सॉल्व करोगे तो वहाँ पे बीच में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगी, आपका जो फोकस है वो पूरी तरीके से आपके टेस्ट पे रहेगा। यहाँ पे टेस्ट के बाद में आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। आपको जो आपका कितने मार्क्स आपको मिले, कितने आपके क्वेश्चंस करेक्ट है, कितने रॉन्ग है, उसका डिटेल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप टेस्ट में आपको टाइमर भी दिया गया है ताकि आपको पता चले कि आप कितने समय में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड जो आपका यहाँ पे एनवायरनमेंट आप फिल करते हो, तो एक्चुअल एग्जाम के समय, एग्जिट एग्जाम के समय में जो आपका एक्चुअल एनवायरनमेंट रहेगा वैसे आपको यहाँ पे एग्ज़ाम देते समय फील हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग एक टेस्ट ट्राई करते हैं, ठीक है। सो मैं थोड़ा स्क्रीन चेंज करता हूँ, ठीक है, वेट। सो आई विल चेंज द स्क्रीन। हम लोग जो टेस्ट है उस टेस्ट की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एक 10 क्वेश्चंस उसमें से हम लोग लेते हैं। जैसे अभी हमने 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, उसी तरह से यहाँ पे जो ऑनलाइन टेस्ट है, तो ऑनलाइन टेस्ट में से हम एक क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं, एक टेस्ट को ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। एक डेमो हो जाएगा आपके लिए। सो यहाँ पे ये जो वेबसाइट है
pharmalabacademy.com, इस वेबसाइट पे यहाँ पे आपको टेस्ट पैकेजेस मिलेंगे, डीपीई टेस्ट पैकेजेस। ओके, सो ये डीपीई टेस्ट पैकेजेस में आपको इधर डीपीई टेस्ट पैकेजेस, तो यहाँ पे टेस्ट पैकेजेस में जैसे आप देख पा रहे होंगे, जो लोग मोबाइल से अटैच है वो लोग झूम करके देख सकते हो। तो यहाँ पे पहले टेस्ट आपको फार्मास्यूटिक्स है, देन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, देन फार्मेकोलॉजी है, फार्मेकोथेरेपेटिक्स है। तो इस तरह से जो आपके 11 सब्जेक्ट्स है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, सभी के टेस्ट पैकेज आपको यहाँ पे मिलेंगे एंड दीज आर फ्री, ये आपके लिए फ्री है। तो इसमें से ही हम लोग एक टेस्ट पैकेज को ले लेते हैं एंड उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यदि आपको यहाँ पे टेस्ट अगर देना है तो पहले आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। ओके, सो हम लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन। ओके, तो देखिए, सो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद में आपका होम पेज ओपन होता है और होम पेज में आपके जितने भी टेस्ट है वो टेस्ट आपको दिखाई देती है, जो भी आपने टेस्ट पैकेज में से टेस्ट ली है। तो यहाँ पे लास्ट में 31 नंबर पे यहाँ पे डीपीई सैंपल क्वेश्चंस दिखाई दे रहा है, तो हम उसको लेते हैं, व्यू टेस्ट करते हैं। आप झूम कर सकते हो, जो लोग मोबाइल पे वो झूम करके देख सकते हैं। तो व्यू टेस्ट करते हैं। यहाँ पे व्यू टेस्ट करने के बाद में जनरल इंस्ट्रक्शंस आती है और यहाँ पे ये डीपीई सैंपल क्वेश्चंस, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट। ओके, तो स्टार्ट करने के बाद आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे टाइमर शुरू हो चुका है ऊपर में। एंड फर्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इफ पायरोजेंस आर प्रेजेंट इन अ पैरेंटल प्रोडक्ट दे कैन, ऑप्शन ए डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन बी इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन सी कॉज डायरिया एंड ऑप्शन डी कॉज कफ। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन बी इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। सो इसको मैंने सिलेक्ट किया एंड सेव एंड नेक्स्ट में करता हूँ। ओके, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में सेकंड क्वेश्चन आता है एंड नीचे में समरी है। समरी में जो आंसर हमने दे दिया वो ब्लू कलर में आ गया है। ओके, मतलब वो आंसर हमारा सबमिट हो चुका है। तो नाउ सेकंड क्वेश्चन इज नेस्लर सिलेंडर इज यूज्ड इन, ऑप्शन ए टाइट्रेशंस, ऑप्शन बी ग्रेविमेट्री, ऑप्शन सी लिमिट टेस्ट एंड ऑप्शन डी स्टेरिलिटी टेस्ट। सो ऑप्शन सी, यस, कई लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन सी, सो दैट इज द करेक्ट वन। नेस्लर सिलेंडर जो है वो लिमिट टेस्ट में यूज होता है। सो ऑप्शन सी को मैंने सिलेक्ट किया। नाउ सेव एंड नेक्स्ट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे भी हम देख लेते हैं समरी में जाकर के। तो समरी में ऑप्शन 2 जो है वो सबमिट हो चुका है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पायरोल रिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बताइए पायरोल रिंग ए बी सी डी में कौन सा है? तो आंसर ए मुझे मिल रहा है यहाँ पे। ओके, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, जिसने भी ये क्वेश्चन का आंसर दिया रियली मतलब उनका नॉलेज काफ़ी अच्छा है, उन्होंने काफ़ी डेप्थ में स्टडी किया है एंड वो पर्सन जो भी आंसर दे रहे हैं इसका करेक्ट आंसर, वो लोग गवर्नमेंट एग्जाम भी क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई भी फार्मेसी रिक्रूटमेंट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ए को एंड सेव एंड नेक्स्ट करके नेक्स्ट इस पे जाता हूँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अ ड्रग डज टू द बॉडी इज, ऑप्शन ए फार्मेकोकाइनेटिक, ऑप्शन बी फार्मेकोडायनेमिक, ऑप्शन सी एडवर्स इफेक्ट एंड ऑप्शन डी थेरेपेटिक इफेक्ट। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। यस, ऑप्शन बी करेक्ट। ओके, so that is the pharmacodynamics and what body does to the drug is pharmacokinetic। ठीक है, then next question, the current NLEM India contains number of dash medicines, NLEM that is National List of Essential Medicine। okay, तो ये नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के बारे में आपने फार्मेकोथेरेपेटिक्स में पढ़ा होगा एंड फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। फार्मेकोथेरेपेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर में ये आता है एंड फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स में ये आपका डीपीसीओ में आएगा, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में, एनपीपीए में ये जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 354। नॉट 350, इट इज 384। करेक्ट आंसर इज सी, 384। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन, अभी एक्ट के बारे में पूछा गया है। सो 1940, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1948, सो ऑप्शन सी 1953 एंड ऑप्शन डी 19, ऑप्शन ए राइट। ओके, करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं
सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग इज ऑप्शन ए बॉटनी, ऑप्शन बी फार्माकोग्नोसी, ऑप्शन सी फार्माकोजेनेटिक्स एंड ऑप्शन डी फार्माकोथेरेपेटिक्स. सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर. ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. The double helical structure of DNA was proposed by, okay, DNA, biochemistry. So option A James Watson, option B Francis Crick, option C both, and option D Dr. H.G. Khurana. So not only Watson, Same. दोनों वाटसन Watson and एंड Crick. क्रिक दोनों ने भी इसका स्ट्रक्चर सजेस्ट किया था, बोथ. इसलिए करेक्ट आंसर इज सी, बोथ. ओके, आंसर सी आएगा. देन नेक्स्ट. ओके, सो इन अ हॉस्पिटल bed strength up to 500 beds, number of pharmacies required. Option A 10, option B 15, option C 20, option D 25. Yes, option B 15 correct answer. Okay, then last question. In a prescription the symbol RX is a part of. Option A superscription, option B inscription, option C. Superscription. Yes, superscription is the correct answer. Okay, so ये 10 questions के answers. Save and next. Okay, so यहाँ पे 10 answers हमने दिए हैं. हम नीचे चेक करते हैं तो हमारे सभी आंसर्स यहाँ पे सबमिट हो चुके हैं. ओके, देन अब यहाँ पे हमें इसको फिनिश करना है, तो यहाँ पे फिनिश टेस्ट है. फिनिश टेस्ट को आप क्लिक कर दीजिए. यहाँ पे यस आप प्रेस कर दीजिए, मतलब टाइप कीजिए यस. यस करने के बाद में ओके करते हो तो आपका रिजल्ट इमीडिएटली आपको मिल जाता है. यू कैन सी योर रिजल्ट हियर. ओके, तो ये रिजल्ट में आप देख सकते हो, मतलब जो भी मोबाइल पे जूम करके देख लीजिए. तो टोटल क्वेश्चंस 10, करेक्ट आंसर 10, रॉन्ग आंसर 0, अनअटेम्प्टेड 0, स्कोर 10. एंड यहाँ पे फिर आपका डिटेल एनालिसिस आता है, और इस डिटेल एनालिसिस में आपके कितने आंसर करेक्ट है और कितने रॉन्ग है वो यहाँ पे आपको पता चल जाते हैं. तो इस तरीके से ये जो आपका ऑनलाइन टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट पैकेज, इस टेस्ट पैकेज की हेल्प लेकर के आप लोग आपके रिवीजन कर सकते हो और MCQ की प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, देन अभी हम आगे बढ़ते हैं. फिर से हम प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं. ओके, सो एक 2 मिनट में हम लोग प्रेजेंटेशन कंप्लीट करेंगे एंड देन हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे. ओके, सो यहाँ पे हमने ऑनलाइन टेस्ट के बारे में देखा. अभी कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके फर्स्ट ईयर के कंसेप्ट या सेकंड ईयर के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे. ओके, उन्होंने फर्स्ट ईयर में डिटेल में स्टडी नहीं किया होगा, ठीक से पढ़ा नहीं होगा. तो ऐसे स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेकर आए हैं. हमारी टीम है, सभी एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम है. तो ये टीम उन स्टूडेंट्स को गाइड करेगी जिन्होंने ठीक से फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में पढ़ाई नहीं की है, जिन लोगों को एग्जिट एग्जाम के नाम से टेंशन आ जाता है, या जिनको स्ट्रेस आता है कि हमें एग्जिट एग्जाम देना है, हम लोग एग्जिट एग्जाम कैसे पास करेंगे. तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे हम ऑनलाइन क्लासेस लेकर के आए हैं. इस ऑनलाइन क्लासेस में जो हम लोग क्या पढ़ाएंगे वो मैं अगले स्लाइड में बताता हूँ. बट यहाँ पे आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑफर है, एक सिग्निफिकेंट ऑफर है. तो दैट इज़ दी, अभी जो भी स्टूडेंट्स 4 जून तक, 4 जून, आज के 2 जून है, जो भी स्टूडेंट 4 जून तक इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उन स्टूडेंट्स को ये जो बुक है डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन बुक प्लस जो टेस्ट पैकेज है 299 रुपीज़ का ऑनलाइन टेस्ट पैकेज है, वो टेस्ट पैकेज फ्री में दिया जाएगा. ये ऑफर सिर्फ 4 जून तक ही है, उसके आगे ये ऑफर नहीं रहेगा. अब ये जो क्लास हमारा है, इस क्लास में हम किस तरीके से आपको गाइड करने वाले हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले जो बैच शुरू होने वाली है, सो दिस बैच विल स्टार्ट फ्रॉम 10 जून 2024. 10 तारीख से बैच शुरू होगी और ये बैच खत्म होगी 30 सितंबर को. सो 10 जून से लेकर 30 सितंबर तक ये बैच चलेगी एंड अक्टूबर में आपकी एग्ज़ाम रहेगी. देन ये बैच जो है मंडे टू फ्राइडे रहेगी एंड सैटरडे संडे जो है वहाँ पे आपका ऑनलाइन टेस्ट रहेगा. वैसे मंडे टू फ्राइडे पे जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उस पर भी आपका टेस्ट रहेगा एंड सैटरडे एंड संडे को आपका एक कॉम्बो टेस्ट रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट. देन जो भी ऑनलाइन क्लासेस रहेंगे, ये क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग रहेगी वो रिकॉर्डिंग आपको देने की कोशिश की जाएगी. यदि रिकॉर्डिंग में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि रिकॉर्डिंग में टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो आपको हम रिकॉर्डिंग नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे. बट अगर रिकॉर्डिंग में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आता है तो आपको रिकॉर्डिंग दी जाएगी ताकि आप अपने हिसाब से कभी भी उस क्लास का स्टडी कर सकें.
देन यहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी PDF फॉर्मेट में। जो बैच का टाइम रहेगा वो 8 to 9:30 रहेगा। गूगल मीट पे ये बैच होने वाली है। एंड इसकी जो लिंक है, मतलब आपको अगर ये क्लास ज्वाइन करना है तो इसके लिंक मैंने चैट में डाली है। उसके अलावा जो हमारी कम्युनिटी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी, DP की कम्युनिटी है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे भी ये लिंक हम डाल देंगे और आपको भी ईमेल के थ्रू ये लिंक मिल जाएगी। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आता है तो दे कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम। हमारा जो नंबर है 7588834590, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम आपको इसके रिलेटेड पूरी तरह से गाइड करेगी। देन जो अभी एग्जिट एग्ज़ाम के बेस पे जो भी आप गवर्नमेंट के एग्ज़ाम दे सकते हो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए, तो कुछ एग्ज़ाम की लिस्ट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे रेलवे फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम रहती है जो कि अगस्त में आएगी और अक्टूबर नवंबर में उसका एग्ज़ाम रहेगा। देन बैंक फार्मासिस्ट तो RBI SBI की एग्ज़ाम आने वाली है। देन स्टेट गवर्नमेंट के DHS DMAR की एग्ज़ाम होती है, जिला परिषद की होती है, महानगर पालिका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्स की एग्ज़ाम होती है, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की एग्ज़ाम्स होती है। नेशनल हेल्थ मिशंस की होती है। नेशनल प्रोग्राम्स लाइक NTP NSP में भी फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से ये सब मतलब अगर आप एग्जिट एग्ज़ाम की ठीक से प्रिपरेशन करते हो तो ये सभी एग्ज़ाम्स आप क्वालिफाई कर सकते हो। ये एग्ज़ाम्स में आपको बेसिक फार्मेसी के साथ साथ एक नॉन टेक्निकल का भी प्रिपरेशन करना पड़ता है। ओके। देन तो यहाँ पे हमारी तरफ से जो कुछ हमें आपको बताना था हमने बताया है। आपके यदि कोई क्वेरीज होगी, जो क्वेश्चंस होंगे, तो आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हो। यस, एनी क्वेरीज? हेलो हाँ, यस बोलिए। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो जिस तरीके से जीपैट या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में निगेटिव मार्किंग का सिस्टम होता है, तो क्या इस एग्जिट एग्जाम में भी वो सिस्टम रहेगा? जी नहीं, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग का सिस्टम नहीं है। एक बात ध्यान रखिए, जो जीपैट होता है, जीपैट का पर्पस या ड्रग इंस्पेक्टर का पर्पस जो है वो मेरिट को ढूंढना होता है। एंड यहाँ पे जो एग्जिट एग्ज़ाम है, इसका पर्पस है आपका बेसिक नॉलेज चेक करना। यहाँ पे मेरिट चेक करना ये पर्पस नहीं है। तो एग्ज़ाम जितना बेसिक रह सकता है, जितना आसान रह सकता है, और आपके लेवल को देखते हुए, डिप्लोमा के लेवल को देखते हुए जितना उसे आसान बनाया जा सकता है, उतना आसान वो एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, इसलिए किसी को कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने रिवीजन ठीक से किया है, आपने ठीक से पढ़ाई की है, तो आप ये एग्ज़ाम इजीली क्लियर कर सकते हो। ओके, यस। नेक्स्ट, और यस, और किसी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? ये एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन? एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। अभी जितने भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आपका नीट होता है या CET होता है या जीपैट होता है, या जितने भी अभी एग्ज़ाम्स होते हैं, ये सभी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं। जो NBEMS जो ऑर्गेनाइजेशन है, NBEMS, उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है एग्ज़ाम कंडक्ट करने का, और वो ऑनलाइन एग्ज़ाम ही कंडक्ट करते हैं। नीट एग्ज़ाम भी NBEMS कंडक्ट करता है, जीपैट भी NBEMS ही कंडक्ट करता है। तो ये एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होगा। हॅलो सर, यस, बोला। जे आपण जे सब्जेक्ट तुम्ही सांगितले तर त्याचं वेटेज किती असेल? म्हणजे सपोज सुटिक्स आहे तर त्याला वेटेज किती, केमिस्ट्री आहे तर त्याला वेटेज किती, असं काही आहे का रूल मध्ये? असं काही डिटेल नोटिफिकेशन अजून आलेलं नाहीये। ओके ओके, म्हणजे तसा GR येऊ शकतो का? म्हणजे नाही, चान्सेस नाही आहेत। ओके कारण ओके कसं आहे की इथे बेसिक लेवलला चेक केलं जाईल। ठीक आहे, आणि जेव्हा बेसिक लेवलला चेक करायचं असेल तर ते नियर अबाउट सगळ्याच सब्जेक्टमध्ये बेसिकला जातील, तर त्यामुळे याला एखाद्या सब्जेक्टला इम्पॉर्टन्स देणं ते तिथे होणार नाही। जर आपण ड्रग इन्स्पेक्टरचा विचार केला, जीपॅटचा विचार केला, तर तिथे पर्पज वेगळा असतो, इथे पर्पज ओके. वेगळा आहे। सो चान्सेस कमी आहेत की वेटेज वगैरे असं काही दिलं जाईल म्हणून। ओके ओके, थँक्यू सर. आणि सर तुम्ही ते क्लासचं बोलले तर त्याची फीज काय असेल? म्हणजे अपने क्लास की फीस 5000 रुपीज़। ओके, जो हम क्लास जो है ऑनलाइन क्लासेस, उसका फीस 5000 रुपीज़ है। एंड अगर आप 4 जून तक कंफर्म करते हो तो आपको जो बुक है जिसका कॉस्ट 620 रुपीज़ है, एंड जो हमारा टेस्ट पैकेज है जिसमें कि मोर देन 150 टेस्ट रहने वाली है, उसका 299 रुपीज़ का उसका ये है चार्जेस है, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा अप टू 4 जून। ओके, एंड इसके अंदर जो टीम है, तो इसके अंदर में 3 सब्जेक्ट है, फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोथेरापेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, एंड बाकी भी जो सब्जेक्ट्स है तो उसके लिए भी जो एक्सपर्ट फैकल्टीज़ है जिनको मोर देन 10 ईयर्स 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, जो अपने फील्ड में मास्टर है,
ऐसी फैकल्टीज वहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए रहने वाली है। ओके ओके, थैंक यू सर। सो यस, और किसी को कुछ एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चन? सर अगर कौन सा सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में बैक रहा हो तो आपको हमको मतलब एबल है कि हम अपेयर करने के लिए एग्जाम को? नहीं है, एग्जिट एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी आप पास होना ज़रूरी है। अगर आप पास नहीं हो डिप्लोमा तो आप एग्जिट एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। ओके, तो अगर आपका कोई सब्जेक्ट बैक है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो आपको अगर किसी को और भी कोई क्वेरीज हो तो आप हमारा कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। पर्सनली आप हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हो हमारे नंबर पे, हमारी वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हो। यस, और किसी को कुछ पूछना है? सर नंबर ऑफ क्वेश्चन और टाइम एक मतलब रिपीट कर देंगे कि कितने क्वेश्चन रहेंगे और कितने टाइम में सॉल्व करना रहेगा? देखिए, लास्ट टाइम जो उन्होंने समय दिया था तो 3.5 आवर का समय दिया था। ओके, 3.5 आवर्स में आपको पेपर सॉल्व करना था एंड उसके अंदर 50% का पासिंग है। तो इस बार अभी मुझे लगता है कि उसी तरह का कोई पैटर्न रहेगा। ओके, बट अभी जो फॉर्मेट जो दिया गया वो NBMS कंडक्ट करेगा, तो अभी NBMS क्या फॉर्मेट लाता है वो देखना पड़ेगा। बट ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं रहेगा, 3 या 3.5 घंटे का ही पेपर रहेगा इस बार भी, ऐसा लगता है। ठीक है, ओके, यस। सर इसमें ऐसा बोल रहे थे कि 3 पेपर होंगे, तो 3 पेपर्स होंगे कि एक ही पेपर होगा देखिए, कॉमन? 3 पेपर लेना पॉसिबल नहीं है। अगर आप 2-2 घंटे के भी 3 पेपर अगर कंसिडर करते हो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। 6 घंटा मतलब, और 2 पेपर के बीच में आधी घंटे का भी गैप देना पड़ेगा, तो पूरा दिन एग्ज़ाम कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो आई थिंक कि एक ही पेपर होगा जो कि 3 या 3.5 घंटे का होगा। ओके, 3 पेपर का मैनेजमेंट कर पाना एक ही दिन में इट्स नॉट ईजी, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया कम से कम मोर देन 2 लाख स्टूडेंट्स है, 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया है। तो 2 लाख स्टूडेंट्स के लिए अरेंजमेंट कर पाना ये पॉसिबल नहीं है। महाराष्ट्र ठीक है, महाराष्ट्र के लेवल पे हो सकता है, बट काफ़ी जगह छत्तीसगढ़ है, बिहार है, उड़ीसा है, तो वहाँ पे एडजस्टमेंट या अरेंजमेंट कर पाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक कि एक ही पेपर होगा। यस, और किसी को कुछ पूछना है? ओके, यस, एग्ज़ाम, यस जूही, एग्ज़ाम MCQ बेस ही रहेगा, तो अभी हमने MCQ डिस्कस किए हैं। ठीक है, एंड Hello, टेस्ट में sir. भी हाँ बोलिए। Which subject you have to done for first year and second year for exit exam? You can tell again. All 11 subjects, all subjects from first year and all subjects from second year. Okay. Okay, sir. Thank you. Yes. Hello, sir. Yes. Yes. Sir, how the numbers of questions will get distributed for each subject means, how can they? So it is not clear yet. Okay. We are waiting for the detailed notification, and it is expected that within 15 days we will get the detailed notification, and then I will share it with you. Okay. तो अभी तक डिटेल नोटिफिकेशन आया नहीं है उस तरह का। Sir, will they get equally distributed or subject wise? नहीं, उस बारे में अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है। ठीक है, ओके, सो वी विल स्टॉप हियर। तो आपको जो से भी मतलब हमें कांटेक्ट करना है, आप हमारे वेबसाइट के थ्रू, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, SMS के थ्रू, पर्सनली कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हो। Sir, तो हाँ, यस बोलिए। sir, which publication is best for preparing for all the subjects? Like there are so many publications available, Pritam publication, Nirali, and Brilliant publication also. So which publication we should prefer for the preparation of all the subjects to clear our basic concepts? बाकी पब्लिकेशंस के बारे में मैं तो नहीं बता पाऊंगा, या बाकी सब्जेक्ट उसके बारे में, बट निराली पब्लिकेशन का जो बुक है डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम, उसके अंदर ऑल 11 सब्जेक्ट्स का डिटेल सिलेबस कंसेप्ट वाइज की पॉइंट्स में आपको आसानी से समझने के लिए दिया गया है, एंड उससे रिलेटेड नियर अबाउट 500 MCQs हर सब्जेक्ट्स के दिए गए हैं, और वो भी ऐसे MCQs है जो कि इजी है, बेसिक लेवल के MCQs है जो कि एक्सपेक्टेड है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि जो GPAT के MCQs है, ड्रग इंस्पेक्टर के MCQs है, या फिर जो फार्मासी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के MCQs होते हैं
वहाँ पे पर्पस होता है मेरिट निकालने का। तो वो एमसीक्यूज इस बुक में दिए गए ऐसा नहीं है। यहाँ पे बेसिक लेवल पे एग्जिट एग्जाम के लिए जितना जरूरी डिफिकल्टी लेवल है उसी डिफिकल्टी लेवल को कंसिडर करते हुए एमसीक्यूज दिए गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी जो कि बेस्ट बुक अवेलेबल है और जो कि अभी टॉप पे चल रहा है, दैट इज द डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन फ्रॉम निराली पब्लिकेशन, एंड उसके ऑथर है सुनील बाकलीवाल एंड प्रवीण जावड़े। ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन है शबीना खान। ओके, सो बुक के अंदर में एमसीक्यू के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। पहले आपको बुक में की कंसेप्ट्स, की पॉइंट्स दिए गए हैं। की पॉइंट्स में आपको डेफिनेशन दिया गया है और जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। एंड उसके बाद में उसी कंसेप्ट के बेस पे और आपने जो भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ा है समझा है उसके बेस पे एमसीक्यूज दिए गए हैं। तो इस बुक में आपको बेसिक मतलब डिस्क्रिप्शन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन के साथ साथ एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। ओके, यस। और किसी को कुछ पूछना है? यस, एनीथिंग एल्स? ठीक है। सो आपको यदि कहीं पे भी कभी भी हमारी गाइडेंस की अगर ज़रूरत महसूस होती है तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल, गुड नाइट एवरीबॉडी। थैंक यू सर।